हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है ब्लू लाइट। ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई है और रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 3.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें मेरा 1K सब्सक्राइबर फैमिली पूरा करने के लिए। तो देर नहीं करते और बढ़ते अपनी मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी की शुरुआत में हम एक छोटी सी बच्ची को पोएम गाते हुए सुन पाते हैं, जो एक कैरी नाम की लड़की को बहुत ही वियर्ड तरीके से देख रही होती है, जिसे देखकर कैरी भी थोड़ी सी डर जाती है। और इसी डर के माहौल में गैबी आकर उसे और भी ज्यादा डरा देती है। और आगे उन्हें उनका फ्रेंड क्रिस मिल जाता है, जो शायद गैबी को बहुत पसंद किया करता था, या फिर यूं कहे वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद किया करते थे। और उनके ग्रुप में बेचारी कैरी ही ऐसी थी जो उस वक्त सिंगल थी और अपने सोलमेट का इंतजार कर रही होती है। और तभी एंट्री होती है ओलिविया की, जिसका उस दिन बर्थडे था। और ये सारे ही फ्रेंड्स हाई स्कूल बडीज थे, जो काफी दिनों बाद रीयूनाइट हुए थे सिर्फ ओलिविया के बर्थडे के लिए। और तभी आकर पहुंच जाती है सैरा, जो उन सब से काफी ज्यादा रिच होती है। और उसकी एक बहुत बुरी आदत थी कि वो बात बात में अपने क्रेडिट कार्ड को फ्लेक्स किया करती थी कि उसके पास बहुत पैसे हैं। और कैरी तब उसे देखते ही ग्रुप से दूर जाने की कोशिश करती है, क्योंकि सैरा ना तो कैरी को पसंद किया करती थी और न ही कैरी उसे, क्योंकि वो कैरी से बहुत ही ज्यादा जेलस फील किया करती थी और कैरी की हर पसंदीदा चीज पर वो कब्जा कर लेती थी। जैसे कि कैरी की बेस्ट फ्रेंड ओलिविया को ही ले लो, क्योंकि ओलिविया कैरी के साथ साथ सैरा की भी बेस्ट फ्रेंड। और उस दिन ओलिविया के बर्थडे की वजह से कैरी को सैरा को एक्सेप्ट करना पड़ता है, और ना चाहते हुए भी एक दूसरे से वो बिना मन के बात भी कर लेती है और आपस में मेल जोल चल ही रही होती है कि तभी एंट्री होती है ओलिविया के बॉयफ्रेंड माइकल की, जो एक आरवी के साथ आता है, जिस आरवी के आगे एक बकरे का स्कल लगा हुआ था, जो बिल्कुल डीमन मॉलोज को रिजेंबल कर रहा था। और ये आरवी जो था वो माइकल के अंकल का था और वही इन कल्ट वगैरह के बिलीवर थे। और उन्होंने अपने आरवी को बिल्कुल एक सैटेनिक लुक दिया हुआ होता है। खैर, माइकल ओलिविया के कहने पर वो आरवी लेकर आया था, क्योंकि ओलिविया अपने बर्थडे की खुशी में अपने सारे दोस्तों के साथ एक ब्लू लाइट नामक म्यूजिक फेस्टिवल में जाना चाहती थी, जहाँ पर वो नॉन स्टॉप 48 आवर्स पार्टी कर सकते थे। और साथ ही में ड्रग्स और दारू का भी इंतजाम कर रखा था। और आरवी के अंदर माइकल वहाँ पर अकेला नहीं था, वो अपने साथ में लेकर आया था अपने रूममेट जेसन को भी, जो काफी ज्यादा शांत मिजाज का था और काफी ज्यादा हैंडसम भी। और क्योंकि वो मिलिट्री बैकग्राउंड से था, कैरी का दिल तुरंत ही उसे देखकर मचलने लगता है और वो तब जाकर तुरंत ही उसे अप्रोच भी कर लेती है। लेकिन वो उसे इम्प्रेस करने के लिए कुछ खास बोल नहीं पाती। और ये देखते ही सैरा उनके बीच में आकर पहुंच जाती है और वो जेसन से अपना लगेज रखवाने की हेल्प मांगती है और उसे अपने साथ में लेकर चली जाती है। और बेचारी कैरी उन्हें देखती ही रह जाती है, जिसके बाद सब लोग बर्थडे सेलिब्रेशन के खाने पीने के सारे सामान को उठाकर आरवी में रख लेते हैं। जर्नी स्टार्ट हो जाती है। जेसन और माइकल शिफ्ट में ड्राइविंग कर रहे होते हैं और उनका पूरा सफर हंसी मजाक और गेम्स खेलते हुए निकल जाता है। और जैसे ही वो लोग कुछ घंटे ट्रेवल करके थकान महसूस करने लगते हैं, वो लोग एक जगह पर आरवी को रोककर फ्रेश होने के लिए आरवी से नीचे उतर जाते हैं। और जेसन भी तब गैस वगैरह फिल करने लगता है। और तभी नीचे उतरते ही गैबी और सैरा का दो ट्रक ड्राइवर से पंगा हो जाता है, क्योंकि वो दोनों ट्रक ड्राइवर्स गैबी और सैरा पर कुछ ज्यादा ही गंदे कमेंट्स कर रहे होते हैं। और साथ ही में वो ट्रक ड्राइवर सैरा और गैबी को अपने साथ में जबरदस्ती घसीट कर ले जाने की कोशिश करते हैं। तब पहले वहाँ पर क्रिस आकर उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेचारा उनके सामने बिल्कुल कमजोर था और इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता। तब जेसन वहाँ पर गुस्से में आता है और उन दोनों को मार मार कर पस्त कर देता है। और तब सब जल्दी से अपने आरवी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वो ट्रक ड्राइवर्स उन्हें शायद ही ऐसे जाने देने वाले थे, क्योंकि कुछ देर बाद ही वो अपने ट्रक से उनके आरवी का पीछा करने लगते हैं और उनकी आरवी को पीछे से ठोक ठोक कर उसे डैमेज भी कर देते हैं। और जैसे ही आरवी और ट्रक बगल बगल में चलने लगती है, वो ट्रक ड्राइवर जेसन पर गोली चला देते हैं। लेकिन जेसन किसी तरह आरवी को एक दूसरे रूट पर मोड़कर अपनी जान बचा लेता है और वो ट्रक तब स्ट्रेट निकल जाती है। और इस हादसे से बचने के बाद कैरी जैसे ही जेसन को थैंक यू बोलने के लिए जाती है उसके पास, सैरा जल्दी से जाकर जेसन को किस कर लेती है, सिर्फ कैरी को जेलस करने के लिए। जिसके बाद कैरी इस हादसे के लिए कॉप्स को कॉल करने जा रही होती है, लेकिन ओलिविया उसे ये कहकर रोक लेती है कि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे ड्रग्स हैं, उल्टा वही लोग फंस जाएंगे और उसके बर्थडे का सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। इसलिए कैरी तब मान जाती है और कोई एक्शन नहीं लेती, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन वो लोग वापस से उस रूट पर नहीं जाना चाहते थे, डर के मारे कि कहीं उन पर वापस से वो आत्मघाती हमला न कर दे।
इसलिए वो गैबी के बताए हुए रास्ते पर ड्राइव करने का डिसाइड करते हैं, जो कि एक स्केच मैप था जो उसे इंटरनेट पर मिला था ब्लू लाइट म्यूजिक फेस्टिवल के जगह पर पहुंचने का, जहां पर वो लगातार भी ट्रेवल करते तो वो रात को ही पहुंच पाते। और काफी देर ट्रेवल करने के बाद माइकल के सामने दो रास्ते नजर आते हैं और सबको समझ ही नहीं आता कि किस रूट पर जाएं, क्योंकि उनका सिग्नल भी खो गया था और बस वो गैबी के कहने पर राइट ले लेते हैं अंदाजे से। तब उस रास्ते पर कुछ देर ड्राइव करने के बाद तब उन्हें बहुत ही खूबसूरत अबैंडन्ड कार नजर आती है, जिसके मालिक का कोई अता पता ही नहीं था। और ये देखकर सब एक सेकंड के लिए हैरान हो जाते हैं कि आखिर कोई इतनी खूबसूरत कार ऐसे कैसे छोड़ सकता है सड़क के किनारे। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो कहते हैं जाने दो, हमें क्या करना है। और कुछ देर और ड्राइव करने के बाद शाम ढल जाती है। तब आगे उन्हें एक बार नजर आता है और कैरी सोचती है कि क्यों ना हम उनसे जाकर पता पूछ ले। और तब माइकल और कैरी जब वहाँ पर एंटर होते हैं तब उन्हें वहाँ का नज़ारा बड़ा ही वियर्ड लगता है। सब लोग बड़े ही शांत दिख रहे होते हैं, जो उनसे ढंग से बात भी नहीं कर रहे थे। और वहाँ का जो वो बार टेंडर था वो तो जैसे कोई गैंगस्टर माफिया लग रहा था। और जब कैरी उससे कहती है कि वो लोग खो गए हैं और उन्हें हेल्प चाहिए, तब वो बार टेंडर उनसे कहता है कि बेहतर होगा कि वो हाईवे की तरफ वापस लौट जाए। और साथ ही में वो ये भी कहता है कि बार अब क्लोज हो चुका है तो वो लोग जा सकते हैं। तब माइकल उसकी बात नहीं सुनता और माइकल तब वहाँ पर बैठे कस्टमर से आगे का रास्ता पूछता है, लेकिन उनमें से कोई भी अपना मुंह नहीं खोलता। तब वो बार टेंडर उन्हें गुस्से से अपने गन दिखाकर उन्हें डराता है ताकि वो लोग वहाँ से चले जाए। जिसके बाद जब वो वापस से अपने आरवी में जाते हैं, जेसन माइकल के आरवी में मिले एक पुराने मैप के सहारे वहाँ पर पहुँचने का तय करता है और जर्नी वापस से स्टार्ट हो जाती है। और हम देखते हैं कि क्रिस ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से बेहोश हो चुका था। और कुछ देर ड्राइव करने के बाद आरवी से ऐसे लगता है कि जैसे कोई भारी सी चीज टकरा गई हो, लेकिन सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और सब लोग उस वक्त बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे कि नीचे उतरना सेफ होगा भी या नहीं, इसलिए वहाँ पर कोई भी उतरने के लिए राजी नहीं होता। लेकिन जब दोबारा से आरवी स्टार्ट ही नहीं होती तब माइकल की टेंशन बढ़ जाती है, ये सोचकर कि अगर आरवी खराब हो गई तो उसके अंकल उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगे, क्योंकि वो उन्हें बता कर नहीं आया था कि वो उनकी आरवी लेकर जा रहा है। इसलिए माइकल को तब नीचे जाकर उसे चेक करना पड़ता है कि कहीं कोई खराश तो नहीं आ गई। तब माइकल जब वहाँ पर चेकआउट करने के लिए जाता है तब उसे वहाँ पर कोई भी चीज नजर नहीं आती। और आरवी को चेक करने के बाद आरवी स्टार्ट भी हो जाती है। लेकिन तभी माइकल वहाँ वुड्स में किसी की आहट सुनता है और वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है। और ओलिविया भी बस उसे देख ही रही होती है कि तभी कोई चीज आकर माइकल पर हमला बोल देती है और बस माइकल तब गायब हो जाता है। और शायद ओलिविया इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो सदमे में बेहोश हो जाती है। और उसी वक्त सब किसी की डरावनी घुर्राने की आवाज सुन पाते हैं और कुछ लोग वहाँ पर माइकल का नाम भी पुकार रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही साउंड आने बंद होते हैं, जेसन माइकल के अंकल की गन लेकर माइकल को ढूंढने निकल जाता है नीचे और वो भी धुंध में खो जाता है और किसी के हाथे चढ़ जाता है। लेकिन गायब होने से पहले वो उस चीज पर अपनी सारी गोलियां खाली कर देता है, जिन गोलियों की आवाज सब सुन लेते हैं। और कैरी जब उसे खिड़की से देखने के लिए जाती है, एक क्रीपी सा हाथ उसके हाथ की ओर अपना हाथ बढ़ाने लगता है और तभी दरवाजा खुलता है और खून से लथपथ जेसन दरवाजे पर आकर पहुंच जाता है और उन्हें सिर्फ रन बोल पाता है और उसे भी कोई उसी वक्त घसीट ले जाता है। जिसके बाद सारी ही लड़कियां डर जाती हैं और वो दरवाजे और खिड़कियों को बंद करने लगती हैं, जो बंद ही नहीं हो पा रहे थे। तब सैरा अपना तेज दिमाग चलाती है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है उस आरवी को ड्राइव करके। लेकिन ड्राइव करने पर आरवी बस कुछ ही कदम आगे बढ़ पाती है और उसके बाद वो अपने आप ही पीछे चली जाती है, उसी जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है जहाँ पर वो पहले थी। और सारे ही खिड़की दरवाजे वापस से बंद हो चुके थे और ये सब कुछ देखकर वो तीनों ही लड़कियां पैनिक हो जाती हैं। लेकिन बाद में वो सोचने लगती है कि कहीं माइकल, जेसन और ओलिविया द्वारा प्लान किया गया कोई प्रैंक तो नहीं और कहीं वो लोग उन्हें रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे उन्हें सोशल मीडिया पर डालने के लिए। तब वो तीनों टेस्ट करने के लिए ओलिविया के पास जाकर वीड स्मोक करती है, क्योंकि ओलिविया भले ही एक ड्रग एडिक्ट थी लेकिन उसे स्मोकिंग से एलर्जी थी और अगर कोई आसपास स्मोक करता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है और वो तुरंत ही उठकर बैठ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, उल्टा हर जगह आरवी में बैंगिंग नॉइज आने लगती है और लाइट्स भी फ्लिकर करने लगती हैं, जिससे सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इसके बाद जब नॉइज बंद होते ही सब लोग क्रिस को उठाने के लिए जाते हैं, तब क्रिस की हालत एकदम से खराब हुई पड़ी थी ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से। इसलिए तब गैबी उसके मुंह में उंगलियां डालकर उससे उल्टियां कराती है, जिसके बाद वो थोड़ी देर ही होश में आता है, सिर्फ अपने सपने के बारे में बताने के लिए कि उसने देखा कि माइकल और जेसन मर चुके हैं, जो बताने के बाद वो वापस से बेहोश हो जाता है। और तब क्रिस के मुंह से ये बातें सुनने के बाद कैरी को लगने लगता है कि शायद वो ट्रक वाले उनका पीछा कर रहे हैं और ये सारा कारनामा भी उन्हीं का हो।
और उसने तो शायद से एक व्हीकल की टेल लाइट को भी देखी थी, जो सुनते ही सब आपस में ही लड़ने झगड़ने लगते हैं कि अगर ऐसा था तो उसने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया। और ये बहस चल ही रही होती है कि ओलिविया होश में आकर किसी से फोन पर बातें करने लगती है, लेकिन उस जगह पर तो फोन का सिग्नल ही नहीं था, तो ओलिविया के फोन पर सिग्नल कैसे था। और जैसे ही वो लोग अपने फोन का सिग्नल चेक करने जाती है, ओलिविया पलक झपकते ही आरवी से नीचे उतर जाती है और ओलिविया के फोन पर बोलने वाले की ही वॉइस एको कर रही होती है। और यहाँ नीचे ओलिविया अंधेरे में भागती चली जा रही थी, क्योंकि माइकल ने उसे फोन पर कहा था कि उसे बस अकेले ही आना है, इसलिए वो माइकल के चक्कर में धुंध में समा जाती है। लेकिन जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि वहाँ पर माइकल नहीं है और कोई इविल चीज है, वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है और वो आरवी तक पहुँच भी जाती है। लेकिन वहाँ की इविल चीजें उन तीनों के माइंड को ट्रिक कर रही होती है और उस वक्त तब सबको दो दो ओलिविया नजर आ रही होती है, एक उनके सामने और एक दरवाजे के पास, जो मिरर में भी दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए वो तीनों दरवाजा खोलती ही नहीं। और ओलिविया तब कुछ देर हेल्प मांगने के बाद गायब हो जाती है और सब अपने आप को कोस रहे होते हैं उस ट्रिप पर आने के लिए। और इन इंसिडेंट्स के बाद सब इतने ज्यादा डर चुके थे कि डर भगाने के लिए वो तीनों ड्रिंक कर लेती हैं। और हम खिड़की के बाहर दो लाल हेडलाइट्स को देख पाते हैं, जब वो तीनों एक दूसरे को हॉन्टिंग स्टोरी सुना रही होती है, आत्माओं, यूएफओ वगैरह की। और वो तीनों सोचने लगती है कि कहीं ऐसी कोई चीज तो बाहर उन्हें हॉन्ट तो नहीं कर रही। और वो सब तब सुबह तक आरवी में ही रहने का फैसला करती है। लेकिन उसी वक्त तब वापस से वो डरावनी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, जो सुनकर सब बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगती हैं, इतना कि वो हथियार ढूंढने लगती हैं अपनी सेफ्टी के लिए। और कुछ देर बाद जब वो आवाजें बंद हो जाती हैं, तब गैबी वहाँ से निकलने की सोचती है, ये सोचकर कि वो चीजें वेव्स में आ रही हैं और अगली वेव तक वो उनके लिए दौड़कर हेल्प ले आ सकती है। और तब वो अपनी सेफ्टी के लिए कुल्हाड़ी उठा लेती है और जैसे ही वो आरवी का डोर ओपन करती है, ओलिविया की लाश उन्हें नीचे पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसका हाथ तब भी दरवाजे के हैंडल में लटका पड़ा था, जो देखकर गैबी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि ओलिविया उन्हीं की वजह से मारी गई थी। लेकिन गैबी के जाने के बाद भी सैरा तब भी हार नहीं मानती और वो पूरे आरवी को हर जगह से कवर कर देती है। और कवर करते ही तुरंत ही पावर भी डेड हो जाती है और कैंडल्स भी बार बार बुझ जा रही होती है। और उसी वक्त ऐसे माहौल में टीवी ऑन हो जाती है, जिसमें सिर्फ सैरा नजर आ रही होती है और कैरी नहीं, जो देखना सैरा के लिए काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। और तभी इसी दौरान क्रिश होश में आ जाता है और उसके आते ही सारी लाइट्स भी आ जाती हैं। और सैरा और कैरी जब उसे सारी आप बीती बताती है, तब क्रिस को लगने लगता है कि ये लोग कोई जोक कर रही हैं। लेकिन वो वेव्स वापस से आ जाती हैं और फिर से डर का माहौल छा जाता है। और तब जाकर क्रिस को यकीन होता है कि ये दोनों सच बोल रही हैं। और उस वक्त तो किसी को भी ये नहीं पता होता कि क्रिस मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा होता है और वो उस आरवी को ठीक भी कर सकता था। तब क्रिस लाइट्स को ठीक करके उन्हें अपना डेमो दे देता है, जिससे सैरा को उस पर यकीन हो जाता है कि क्रिस आरवी को भी ठीक कर लेगा। लेकिन आरवी को ठीक करने के लिए क्रिस को नीचे उतरना पड़ता और इसलिए तब क्रिस और कैरी को नीचे जाना पड़ता है, जिसके बाद क्रिस आरवी को तो ठीक कर देता है और उन्हें अब पीछे गैस भी फिल अप करने जाना पड़ता है। और यहाँ ऊपर सैरा को ओलिविया की इतनी हाई फ्रीक्वेंसी वॉइस सुनाई देती है कि उसके कान के पर्दे फट जाते हैं और उसके तो आंखों से भी खून निकलने लगता है, जिस वजह से उसे ठीक से कुछ भी दिखाई ही नहीं देता। और सैरा तब कैरी को एक इवल स्ट्रेंजर समझकर उसके पेट में नाइफ स्टैक कर देती है, लेकिन तब भी कैरी सरवाइव कर जाती है। जिसके बाद उन्हें एक कार नजर आती है जो उनके पास आ रही होती है और तीनों तब खुशियां मनाने लगते हैं कि गैबी उनके लिए हेल्प लेकर आ गई। और क्रिस तब खुशी के मारे उस कार के करीब जा रहा था, लेकिन क्रिस को जब ये रियलाइज होता है कि वो गैबी नहीं है जो कार से आ रही है, तब वो अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी वो बेचारा बच नहीं पाता और बड़ी बेरहम मौत मारा जाता है। और अब बची थी सिर्फ कैरी और सैरा। और कैरी को तब बार बार सैरा उसे अलग अलग तरीके से मारने आ रही थी, ऐसे उसे विजन्स आने लगते हैं और वो खुद का ही गला दबाई जा रही थी। तब सैरा उसे होश में लाती है और उसी वक्त तब एफएम पर अपने आप उसी मूवी के स्टार्टिंग वाली बच्ची का पोएम बजने लगता है, जिससे कैरी का दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता है और वो तब गुस्से में तोड़फोड़ करने लगती है। और तोड़फोड़ करने के बाद जब कैरी अपने बाल ऊपर करती है, तब सैरा उसके गर्दन पर एक टैटू देख लेती है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और कैरी के लिए तो वो टैटू एक मामूली से स्टार का टैटू था, लेकिन सैरा को वो एक सैटेनिक पेंटाग्राम का टैटू लग रहा था। और अब तो उसे कैरी पर भी भरोसा नहीं रहा और वो सोचने लगती है कि कहीं वो भी तो इन सब चीजों में इन्वॉल्व तो नहीं। लेकिन फिर भी वो कैरी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि आरवी में भी अब वो धुंध फैलने लगी थी। तब कैरी जैसे ही आरवी से बाहर निकलती है, सैरा बाहर निकल ही नहीं पाती और आरवी उसी वक्त लॉक हो जाती है।
और सैरा भी तब मारी जाती है और तब कैरी डर के मारे अपनी जान बचाकर भागने लगती है क्योंकि अब बस सुबह होने ही वाली थी। तब रास्ते में ही उसे गैबी का कटा हुआ पैर मिलता है, जिसका मतलब गैबी भी मारी जा चुकी थी। तब कुछ दूर भागने के बाद कैरी को तब आगे गाड़ियों के चलने की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही कैरी सड़क के किनारे पहुंच जाती है और खुश हो जाती है, तभी एक ट्रक के गुजरने के साथ साथ कैरी भी गायब हो जाती है और ये वही ट्रक होती है जिससे गैबी और सैरा का लफड़ा हुआ था। और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम फिर से एक ग्रुप को देख पाते हैं जो अपने व्हीकल के साथ में ब्लू लाइट म्यूजिक फेस्टिवल में उसी रूट से जा रहा होता है और वहाँ रास्ते में उन्हें माइकल की आरवी नजर आती है जो काफी अच्छे कंडीशन में थी और वैसे ही खड़ी थी सड़क के किनारे। और ये लोग तब बड़े ही अचंभित हो जाते हैं उन व्हीकल्स को सड़क के किनारे खड़ा देखकर और शायद आगे चलकर इनके साथ में भी वही सब कुछ होने वाला था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों मुझे ये लगता है कि वो ट्रक ड्राइवर्स डीमन वर्शिपर्स थे जो लोगों से जानबूझकर पंगा लिया करते थे और उन पर आत्मघाती हमला कर रास्ता भटका देते थे ताकि वो उस रूट पर चले जाए जिस रूट को कोई भी इस्तेमाल नहीं करता था क्योंकि शायद वो रूट हेल का ही पोर्टल था और वहाँ पर ईवल उस जगह पर वेव्स में आया करते थे और वो उनके सोल्स को ग्रैब कर ले जाते थे। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग कार में आकर उन्हें डरा कर उन्हें मारकर मजे लिया करते थे। और इस मूवी में कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये मूवी बिना सर पैर के है और मूवी देखने के लिए भी बिल्कुल रिकमेंड किया नहीं जा सकता। डरावने स्पूकी वाली फीलिंग्स तो जरूर हैं, लेकिन मूवी में कोई भी स्टोरी फिट नहीं बैठ रही है। और इस मूवी में एक एंगल में ऐसा भी लगने लगता है कि जैसे माइकल के अंकल के आरवी की वजह से वो एवल्स उनसे अट्रैक्ट हुए हों, क्योंकि आरवी का सेटअप बिल्कुल सैटेनिक था, जैसे कि मरे हुए सांप, बकरे का सर, रिचुअल सैटेनिक बुक्स वगैरह कुछ भी हो सकता है। खैर हम अपने एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।